नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के क्लास के क्रम में दूसरे क्लास के साथ में आपके सामने उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है, पद्य साहित्य का इतिहास है, उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब हम एक एक काल को क्रमशः लेकर के उसकी व्याख्या करेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो आज के क्लास में आदिकाल, निश्चित ही ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही होंगी। जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो जरूर ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अन्य भी वीडियो जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम तैयार कर रहे हैं वे लोग भी कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं आदिकाल को। सबसे पहले इसके नामकरण पर चर्चा करते हैं। हमने कल भी बताया था कि किसी भी काल को लेकर के उसके जो नामकरण है वो कई कई विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आदिकाल के भी कई नाम हैं, विद्वानों ने अलग अलग नामों से उसको अलंकृत किया है। पहला नाम जो है आदिकाल, ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। दूसरा नाम वीरगाथा काल है और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम दिया है। तीसरा नाम चारण काल ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु के द्वारा। मिश्र बंधु में 3 बंधु हैं, 3 भाई हैं सगे, जिनको संयुक्त रूप से मिश्र बंधु कहा जाता है। और सिद्ध सामंत काल नाम जो है वो राहुल शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार यहाँ आप देख रहे होंगे कि आदिकाल के कई नाम दिए गए हैं जो भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आदिकाल का जो साहित्य है वो मुख्य रूप से कितने रूपों में प्राप्त होता है। आदिकाल का साहित्य, ऐसे बोर्ड में कई प्रश्न आते भी हैं कि आदिकाल का साहित्य कितने रूपों में प्राप्त होता है, सिद्ध साहित्य में कौन आता है, 84 सिद्ध कौन थे, या जैन साहित्य, नाथ साहित्य। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आदिकाल का साहित्य 5 रूपों में है। पहला है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, इसमें हमने कल बताया था कि बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा में 84 सिद्ध हुए हैं। उन 84 सिद्धों के द्वारा जिस साहित्य का निर्माण किया गया है, जो साहित्य लिखा गया है, वो सिद्ध साहित्य है। और उनमें सरहपा नाम प्रमुखता से आता है। सरहपा लगभग 769 ईस्वी के आसपास हुए हैं। तो सिद्ध साहित्य में जितने भी सिद्ध हैं उनके नाम के बाद पा शब्द जरूर लगा हुआ है, वो पाद शब्द है। जैसे सरह पाद, लेकिन वो छोटा करके पाद न लिख करके पा, जैसे सरह पा, लुई पा, डोम्बी पा, कड़प पा। तो ऐसे कई नाम हैं सिद्धों के जिनके अंत में पा जरूर लगा हुआ है, तो वो सिद्ध साहित्य है। दूसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य में देवसेन है, शालिभद्र सूरी हैं, विजय सेन सूरी हैं, जिनधर्म सूरी हैं। तो सूरी नाम के जितने भी विद्वान हैं प्रायः लगभग वो सभी जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में आपने गोरखनाथ का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। नाथ संप्रदाय में नवनाथ कहे जाते हैं, नवनाथ कहे जाते हैं, जिनमें गोरखनाथ प्रमुख हैं, जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो वो नाथ साहित्य है। और चौथा है रासो साहित्य। ये रासो साहित्य जो राजा तमाम हुए हैं और उनके दरबार में अनेक चारण कवि रहे हैं, उन्होंने अपने अपने राजाओं की प्रशंसा को रासों के रूप में लिखा है, जिनको हम आगे और देखेंगे कि किन किन राजाओं ने रासो साहित्य को लिखा है। प्रमुख नाम है चंद्रवरदाई, जगनिक और नरपति नाल जैसे। और 5वां है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में भट्ट केदार है और सबसे प्रमुख नाम है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो के नाम से सभी लोग परिचित हैं, प्रतिभा के धनी थे, अनेक प्रकार की प्रतिभाओं को रखते थे। एक बार कहा जाता है कि वो किसी कुएं के पास गए थे पानी पीने के लिए, वहां कई महिलाएं वहां पानी भर रही थी। तो 4 महिलाओं ने अलग अलग अपनी अपनी मांग रखी। किसी ने कहा कि हमें खीर पर कविता सुनाइए, किसी ने कहा कि हमें कुत्ते पर कविता सुनाइए, किसी ने कहा कि हमें चरखे पर कविता सुनाइए।
तो ऐसे ऐसे जो 4 अलग अलग तरह की मांग थी, तो अमीर खुसरो ने एक ही दोहे में उन चारों की मांग को पूरा कर दिया था। कहा था कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। तो जहां ढोल पर कविता कहने की डिमांड थी, या चरखे पर थी, या खीर पर थी, या कुत्ते पर थी, तो उन्होंने एक ही दोहे में उसको समाहित कर दिया था। ऐसे प्रतिभा के धनी थे अमीर खुसरो। तो पूरा आदिकाल का साहित्य कितने रूपों में प्राप्त होता है? 5 रूपों में प्राप्त होता है। अब चलिए हम जान लेते हैं। कई बार बोर्ड में प्रवृत्तियां जरूर पूछी जाती हैं, विशेषताएं जरूर पूछी जाती हैं। हर काल की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, आदिकाल की भी अपनी विशेषताएं हैं, उनको प्रवृत्तियां भी कहते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा पहली विशेषता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। उस काल के जितने भी विद्वान थे, जितने भी कवि थे, उन्होंने अपने अपने राजाओं की प्रशंसा को जरूर लिखा है। वो राजा उनके आश्रयदाता हुआ करते थे। दूसरी विशेषता, युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन। वे केवल कवि ही नहीं थे, बहुत से कवि तो ऐसे थे जो राजाओं के साथ में युद्धों में जाते थे। क्योंकि वो युद्धों का काल था, राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का काल था, तमाम विदेशी आक्रांता भारत पर शासन कर रहे थे। यहाँ के राजा छोटे छोटे राज्यों में पूरा भारत बटा हुआ था, और सभी राजा आपस में एक दूसरे से ही सीमाओं को बढ़ाने को लेकर के विद्रोह करते रहते थे। तो ऐसे विद्रोह के काल में कभी जो राजा के दरबार में होता था, वो उस लड़ाई से या विद्रोह से कैसे दूर हो सकता था। तो बहुत से कभी राजाओं के साथ में युद्ध करने भी जाते थे, और युद्धों को वो बहुत नजदीक से देखते थे, इसलिए उन्होंने युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन भी किया है। तीसरी विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस की अधिकता। देखो, जहां युद्ध होंगे वहां वीर रस की तो अधिकता होगी ही। बहुत से राजा ऐसे थे जिनके सामने कभी किसी न किसी सुंदर स्त्री का वर्णन किया करते थे, श्रृंगार रस के साथ में खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे। राजा उस सुंदरी की ओर प्रभावित होता था, और जहां जिस राज्य की वो सुंदरी होती थी, उस राज्य पर आक्रमण करके युद्ध करता था। तो वहां श्रृंगार रस और वीर रस दोनों की अधिकता मिलती है उस साहित्य में। अगली विशेषता है रासो ग्रंथों की रचना। इस काल में सबसे ज्यादा रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। तो रासो ग्रंथों की रचना हुई है, और डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत से बच्चे ये नहीं जानते हैं कि ये डिंगल और पिंगल भाषा क्या है। तो हम आपको बता दें कि जो राजस्थान की ओर बोली जाती है, वो थोड़ी खरी बोली है, तो उसको डिंगल भाषा कहते हैं। वो उतनी बहुत मधुर भाषा नहीं है, और जो ब्रज प्रांत में बोली जाती है, ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, वो बहुत ही कर्णप्रिय बोली है, बहुत ही सरस बोली है। तो उसको पिंगल भाषा कहते हैं। माने जो राजस्थान के क्षेत्र की भाषा है वो डिंगल है, और जो ब्रज प्रांत की भाषा है वो पिंगल भाषा है। और छठी विशेषता है राष्ट्रीय एकता का अभाव। जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि सभी राजा आपस में युद्ध किया करते थे, कोई राजा एक दूसरे का सहयोग नहीं करता था, कि यहाँ तक कि विदेशी आक्रांताओं का सहारा लेकर के भी दूसरे राजाओं को हराने का प्रयास करते थे। ऐसी स्थिति में भला राष्ट्रीय एकता कैसे रह पाती? तो राष्ट्रीय एकता का बहुत अभाव था। ये प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं आदिकाल की। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि इस काल में प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए हैं, और उनके विद्वान कौन कौन से हैं जिन्होंने उनकी रचना की है। तो सबसे पहला नाम आता है पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता है। उनके दरबार में जो बहुत ही प्रतिभा के धनी थे वो चंद्रबरदाई थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। दूसरा है खुमान रासो, वो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। हम्मीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। इसी परमाल रासो को आलखंड भी कहते हैं। आपने सबने आल्हा सुना होगा। महोबा के राजा परमाल थे, और वहां आल्हा ऊदल जैसी वीर प्रतिभाएं थीं, वीरता की प्रतिभाएं थीं। तो उनके संबंध में जो आल्हा लिखा गया है वो यही परमाल रासो है। अगला है विशल देव रासो, नरपति नाल के द्वारा लिखा गया। विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा लिखा गया। जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट के द्वारा लिखा गया। और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई। ये संपूर्ण जानकारी आदिकाल से संबंधित है। वैसे तो आदिकाल का विस्तार बहुत बीच में है, बहुत बड़ा है, लेकिन
हाई स्कूल इंटर स्तर की परीक्षाओं के लिए इतना पर्याप्त है। या तो राष्ट्र साहित्य से संबंधित कोई रचना पूछी जाती है, या विशेषताएं पूछी जाती हैं, या नामकरण पूछा जाता है, या कितने रूपों में साहित्य प्राप्त होता है, इस तरह का प्रश्न आता है। निश्चित ही मुझे लगता है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। फिर भी अगर कहीं कोई आपको शंका लगती है, कोई प्रश्न आपके मन में उठता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम निश्चित ही यथासंभव उसका निदान करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।